सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा एपी श्रीधर को। तो संग्रहालय निर्माता एपी श्रीधर, इनको दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। एपी श्रीधर ये एक स्वशिक्षित कलाकार और संग्रहालय निर्माता हैं। उन्हें दुनिया भर में 72 यानी कि 72 से ज़्यादा शो और प्रदर्शनियों का संचालन करने के लिए जाना जाता है। उन्हें दुनिया के पहले लाइव आर्ट म्यूजियम के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है और उन्हीं को मिला है अभी ये सम्मान इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग अवार्ड 2022। बाकी उमा शर्मा, अभी सुमित्रा चरत राम पुरस्कार इनको मिला था। खालिद जावेद साहित्य के लिए 2022 का जेसीबी पुरस्कार इन्होंने जीता है। डॉक्टर माधव हाड़ा 32वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता अपनी कृति पचरंग चोल पहाड़ सखी री के लिए। 31वां बिहारी पुरस्कार जीता है मधु कांकरिया ने उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दो कमेंट बॉक्स में कि इस बार का इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। 3 जनों को मिला है, आप बताओ कौन कौन है वो। और हमने इसे ट्रिक से भी याद किया था, नोबेल पुरस्कार का ट्रिकी वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो तो बताओ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हो AICTE, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा TG सीताराम को। वैसे यह IIT गुवाहाटी के निदेशक हैं TG सीताराम। इनको भी AICTE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आप पूछोगे ये किनका स्थान लेंगे, तो ये M जगदीश कुमार का स्थान लेंगे। AICTE की स्थापना होती 1945 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। बाकी आप जानते हो अभी प्रसार भारती के नए CEO बने थे, गौरव द्विवेदी उनका नाम है। अभी ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे रमेश केजरीवाल। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने किशोर के बासा, इनका नाम है। तो नाम याद रखना, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी नवंबर 2022 में ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे हुआ। तो आंसर होगा राजस्थान में। अच्छा, पहला प्रश्न तो ये आएगा कि ये ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास ये किन 2 देशों के बीच में हुआ। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के। और कब से कब तक, तो 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक। कहाँ पे, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। और ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये पहला अभ्यास है इस तरह का। और अब से ये हर साल होगा ऑस्ट्रा हिंद 2022। और इसमें भारतीय सेना का नेतृत्व डोगरा रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ और कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं, ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज करता है, उसमें हम पार्टिसिपेट भी करते हैं। एक मालाबार एक्सरसाइज भी होती है इनके बीच में, जो अभी नवंबर में हुई थी जापान में। वैसे इसमें क्वाड देश पार्टिसिपेट करते हैं। क्वाड में 4 देश होते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और अभी आपको याद होगा राजस्थान में ही साउथ वेस्ट कमांड ने शत्रुनाश नाम से एक एक्सरसाइज किया था। कहाँ पे, राजस्थान में। अभी राजस्थान में ही भारत और ओमान के बीच में अल नजाह नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था। और भारत और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था इसी साल, वो भी राजस्थान में हुआ था। और इंडियन एयरफोर्स ने अभी वायु शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी किया था, वो भी राजस्थान में किया था। और अभी आपको याद होगा फ्रांस के साथ हमने गरुड़ एक्सरसाइज भी किया था, वो भी हमने राजस्थान में किया था। और गरुड़ शक्ति नाम का एक्सरसाइज हमने किया इंडोनेशिया के साथ में। अभी संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था हमने बांग्लादेश के साथ में। कहाँ पे, बांग्लादेश में। अभी सिंगापुर के साथ हमने सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था विशाखापत्तनम में। और वियतनाम के साथ हमने विनबेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था, वो हरियाणा में किया था। बाकी अभी खंजर नाम का एक्सरसाइज हमने किर्गिस्तान के साथ में किया था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और अभी हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हमने अमेरिका के साथ वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया। और अमेरिका के साथ अभी हमने युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी किया उत्तराखंड के औली में। और डस्टलिक नाम का एक्सरसाइज किया हमने उज्बेकिस्तान के साथ में। कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में ही। सेशल्स के साथ में हमने लिमितिये नाम का एक्सरसाइज किया था। कहाँ पे, सेशल्स में। श्रीलंका के साथ हम करते हैं स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर अब आप लोग दो कि अभी काकाडू नाम के एक्सरसाइज का आयोजन किस देश ने किया था और कहाँ पे किया था।
जो कि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब काफी सारे देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपको क्या बताना है किसने किया था उसका आयोजन और कहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया आप जानते ही हैं, कैपिटल इसकी कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी एल्बनीज है। अभी आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 ये मिला है भारतीय मूल के अमर सिंह को स्थानीय नायक श्रेणी में लोकल हीरो कैटेगरी में। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन हुआ था, उसमें टॉप पे रहा है ऑस्ट्रेलिया, भारत उसमें चौथे स्थान पे था। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किसने के जानकी अम्मल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा निर्मला जेम्स। तो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है निर्मला जेम्स, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है के जानकी अम्मल लाइफ एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। और इस बुक में भारत की पहली महिला वनस्पति शास्त्री के जानकी अम्मल, फुल फॉर्म इनका पूरा नाम क्या होगा, एडावलात कक्कत जानकी अम्मल, इनके जीवन और इनकी उपलब्धियों को दर्शाया गया है इस बुक में, जिसको लिखा है निर्मला जेम्स ने। बाकी हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने भी एक बुक लिखी है अभी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। बाकी डॉक्टर बिमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, अभी इन्होंने एक बुक लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस। और इससे पहले यानी कि इसी साल इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम है द इंडिया स्टोरी। और साहिल सेठ अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम की बुक इन्होंने लिखी है। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने किस राज्य में कन्नड़ माध्यम के स्कूलों को विशेष अनुदान देने का फैसला किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है वो? बसवराज बोम्मई। उन्होंने महाराष्ट्र में कन्नड़ माध्यम के स्कूलों को विशेष अनुदान देने का फैसला किया है। तो महाराष्ट्र में कन्नड़ियों को भी पेंशन दी जाएगी जिन्होंने राज्य के एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए महाराष्ट्र की पेंशन योजना बेलगावी में उन हिस्सों को कवर करेगी जिन पर महाराष्ट्र दावा करता है। अब आप मैप में देखिए, ये रहा महाराष्ट्र, कैपिटल इसकी मुंबई है, मुख्य गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी आपको याद हो तो महाराष्ट्र के नागपुर में अभी भारतीय वायुसेना ने एक वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया था। और नागपुर में आपको सबसे लंबा डबल डेकर पुल मिलेगा जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर। वैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा नागपुर में ही। और देश के पहले प्रवासी निगरानी प्रणाली यानी कि माइग्रेटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। और महाराष्ट्र का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा पुणे में। और देश का पहला बायोगैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो भी आंसर होगा मुंबई में। अभी देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने थे राहुल नार्वेकर। और महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में जो मानधर गांव है वो देश का पहला शहद वाला गांव बना था। महाराष्ट्र ने कैदियों को लोन देने के लिए जीवला योजना शुरू की थी। और याद रखना महाराष्ट्र के लातूर में बाबा साहब अंबेडकर जी की स्टेचू बनी है जिसे कहते हैं स्टेचू ऑफ नॉलेज, 70 फीट ऊंची स्टेचू है ये। अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी मान्यता दी है 2021 के लिए। और याद रखना 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना है मुंबई। और मुंबई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भी करेगा। और भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में ही। और बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, जिसका पहला स्टेशन बनाया जा रहा है सूरत में। अच्छा, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। मुंबई के साथ में दो दर्रे आपको मिलेंगे, एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 25 नवंबर को। तो हर साल 25 नवंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को महिला के उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाता है। और आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन 2008 से महिला हिंसा को समाप्त करने के लिए यूनाइट अभियान चला रहा है, जो 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक यानी कि 16 दिनों की एक पहल है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकना है और समाप्त करना है।
इसके अलावा चुनौतियों व समाधानों पर चर्चा के अवसर पैदा करना है। अच्छा, महिलाओं से रिलेटेड 2-4 दिन और हैं, जैसे कि एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च को मनाते हैं। एक राष्ट्र महिला नेशनल वुमेन्स डे होता है, वो 13 फरवरी को होता है, आप जानते ही हो, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को होता है। एक विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होता है, वो 11 फरवरी को होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी होता है, देखो आप, ये होता है 15 अक्टूबर को। वैसे एक पुरुषों का दिन भी होता है, एकमात्र वही है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, वो 19 नवंबर को होता है। लेकिन देखिए आप, वर्ल्ड टॉयलेट डे भी उसी दिन होता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और देखो, जब भी डे वाली बात करते हैं तो उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग रिवाइज करते हैं, और नवंबर में हर बार हमने रिवाइज किया, एक बार भी आपका टेस्ट नहीं लिया, तो आज आपका टेस्ट ही लेते हैं। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना और नवंबर के जो भी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है वो नीचे लिखने की कोशिश करो कमेंट बॉक्स में। और देखो कहीं पे आप अटक रहे हो या कोई डे भूल रहे हो क्या, या सारे लिख पा रहे हो, उससे आप अपना एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे। लिखो आप, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में किसे जयपुर फुट यूएसए के पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दानिश मंजूर भट्ट को। तो मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में जयपुर फुट यूएसए के पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारतीयों के निस्वार्थ कार्यों को सम्मान देने और पहचानने के लिए गठित किया गया है, जो अपने जीवन की परवाह किए बिना जरूरतमंद लोगों की मदद करने का प्रबंधन करते हैं। तो इनकी बात करें दानिश मंजूर भट्ट की, तो इन्हें कोविड-19 महामारी से प्रभावित सैकड़ों लोगों की मदद करने के प्रयासों के लिए ये सम्मान मिल रहा है। बाकी आप जानते हो, अभी फिक्की ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया था राजेंद्र पवार को। अभी डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार मिला है रवि कुमार सागर को, और अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 2022 के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो अमेरिका की एक कंसल्टिंग फर्म है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, इसने एक सर्वे किया, और उस सर्वे के अनुसार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 77% की अनुमोदित रेटिंग के साथ एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। तो पहले स्थान पे नरेंद्र मोदी, दूसरे स्थान पे मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर वो रहे, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे एंथनी अल्बनीज। आप सोच रहे होंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम नहीं आया, उनका नाम भी है, वो 9th नंबर पे है, जो बाइडन। और इससे पिछले वाली जो रेटिंग आई थी उसमें भी प्रधानमंत्री टॉप पर थे। प्रधानमंत्री को अभी आपको याद होगा पहला लता दीनानाथ पुरस्कार भी मिला था, याद है ना, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में इसरो के द्वारा PSLV C54 मिशन में कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए? तो आंसर होगा 9। तो इसरो ने PSLV C54 की मदद से एक तो EOS 6 सैटेलाइट, EOS मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जिसे ओशनसेट 3 भी कहा जा रहा है, और इसके अलावा 8 दूसरे नैनो सैटेलाइट को लॉन्च किया, और इन 8 में एक भूटान की सैटेलाइट भी है, भूटान सेट, ये भी ध्यान रखना। तो ये PSLV की 56वीं उड़ान थी, और इसरो का 2022 में ये 5वां और आखिरी अभियान बताया जा रहा है। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसरो ज्यादातर अपने लॉन्चिंग यहीं से करता है। तो ओशनसेट 3 सैटेलाइट का काम क्या होगा? समुद्री सतह के तापमान और इसे लेकर तमाम तरह की जानकारियों को इकट्ठा करना। अभी हमने पढ़ा था इसरो ने एक साउंडिंग रॉकेट RH-200 का भी सफल परीक्षण किया था। उससे पहले इसरो ने भारत का पहला निजी तौर पर लॉन्च किया जाने वाला पहला रॉकेट विक्रम S को भी लॉन्च किया था, जिसको स्काई रूट ने बनाया। अगले साल इसरो चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करेगा, और इसरो का सबसे भारी रॉकेट है LVM-3, जिसे आप GSLV Mark 3 कहते हो, और इसने अभी OneWeb लंदन की एक कंपनी है, उसके 36 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च भी किया था। और अभी इसरो ने अपना वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था, किस नाम से? स्पार्क नाम से। और 2022 का पहला सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया था EOS 04, किस रॉकेट की मदद से? PSLV C52। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। इसरो मतलब हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। और
इसका हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान में चेयरमैन जरूर याद रखना नए बने हैं, एस सोमनाथ उनका नाम है, 10वें नंबर के हैं वो। मोटो इसका होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली शुरू की गई? तो आंसर होगा 3। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दी गई। तो ये निर्णय जनसंख्या में वृद्धि, इन जिलों के महत्व और बेहतर पुलिसिंग प्रदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया। तो अब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली हो गई है। बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, आप जानते हो। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। वैसे लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये खोली गई है लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी। शांतनु गुप्ता ने इस बुक को लिखा है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आप जानते हो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू होगा, जिसका नाम होगा गंगा विलास। और देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे बनेगा नोएडा में। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि अगले साल जो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे वो उत्तर प्रदेश में होंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में होंगे ये। और अगर पूछे कि 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा वो कहाँ पे होगा? वो मध्य प्रदेश में होगा। अभी याद हो तो नवंबर में प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वाराणसी में। और वाराणसी से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन कल्चरल व टूरिज्म कैपिटल बनी है वाराणसी। उसके अलावा रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर वाराणसी ही है। और बताओ उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी? 2041। अच्छा, देश का तो 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व ये कौन सा होगा? तराई एलिफेंट रिजर्व। और उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर है, जिसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया था। कहां से? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के केथरी गांव से। अच्छा, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नदी है बेतवा, उस पर एक परियोजना है माता टीला परियोजना। और मुझे बताओ बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व ये कौन सा है? ये भी न्यूज में हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल तो आपको होमवर्क क्वेश्चन की शीट नहीं मिल पाई थी, तो जब होमवर्क क्वेश्चन ही नहीं मिला तो क्या डिस्कस करें उस पर? कोई बात नहीं। और वैसे इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। यहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी, और जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।